हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश के वोरा स्वागत करता हूं आप सबका 4 पीएम के मंच पर और न्यूज़ टाइम के मंच पर। इससे पहले कि मैं 2024 के कंपन यानी कि ट्रेमर्स जो भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है, उसके बारे में मैं आपके सामने अपनी बात रखूं, आपसे गुजारिश 4 पीएम को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को भी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी पत्रकारिता को, अच्छे विश्लेषण को, आपके क्या कहते हैं कि प्रेरणा की जरूरत है, आपके प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि क्या 2024 एक डन डील हो गई है, यानी कि बीजेपी ही जीतेगी, यानी कि एक कहावत बन गई थी, आएगा तो मोदी ही। क्या वास्तव में ही क्या वास्तव में ही मोदी आएगा? देखिए, मोदी जी फॉर्मिडेबल तो हैं, ये बात सही है। सबसे पॉपुलर लीडर हैं, ये बात भी सही है। उनको चुनौती देने वाला अभी सामने कोई बहुत बड़ा नजर भी नहीं आता है, ये बात भी सही है। कुछ चीजों को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने भारत के अंदर राजनीति का परिदृश्य बदल दिया है। उन्होंने सोच को बदला है, विचार को बदला है। भले ही उनकी सोच विचार बाकी लोगों की सोच विचार से मुख्तलिफ हो, अलग हो, पर वो भी एक सोच विचार है। अगर वामपंथी सोच विचार थी तो ये दक्षिणपंथी सोच विचार है। फर्क तब ज्यादा पड़ता है जब वामपंथी या दक्षिणपंथी सोच एक्सट्रीम पे चली जाती है, अतिवाद में बदल जाती है। और ये जो अतिवाद होता है, जो एक्सट्रीम होती है, वही कष्टकारी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि लोग सोच बैठे हैं कि शायद बदलाव अब कभी नहीं आएगा, पर बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होगा। किसी ने सोचा नहीं था कि 2004 के अंदर शाइनिंग इंडिया कैंपेन में अटल बिहारी हार जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था, पर हार गए। जब लोगों को लगता था कि अटल बिहारी की जो छवि थी, सौम्य छवि थी, पॉपुलर छवि थी, लोग पसंद करते थे उनको, लार्जर देन लाइफ छवि थी, उनके सामने कोई नहीं था, तब हारे। ये एक बहुत बड़ा शौक था। ये भारत की जनता है जो समय समय पर लोगों को रास्ता दिखला देती है कि जाइए, आपका समय समाप्त हो गया। फिर एक कमजोर सा व्यक्ति आता है जिसका नाम किसी ने सुना नहीं था, मनमोहन सिंह। और फिर 2004 में भी जीतता है और 2009 में भी, क्या कहते हैं, जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं उसके विरुद्ध जाके वो जीत के आ जाता है, बड़ी ज्यादा सीटें लेकर। तो ये नहीं कह सकते कि इंसान का बहुत बड़ा सशक्त होना ही जरूरी है। कई बार थोड़ा कमजोर सा दिखने वाला व्यक्ति भी आराम से जीत जाता है। अगर आप 1977 की बात करें तो इंदिरा गांधी का नाम सबसे बड़ा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके सामने टिक सकता है। एक छोटे से नेता, एक छोटे से समाजवादी राजनारायण ने उनको उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली में हरा दिया था। तो इसलिए कब क्या कहते हैं ना कि एक छोटी से दीपक जो होता है ना, इतनी बड़ी रोशनी कर देता है, अंदाजा भी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 जो कि एक डन डील है, उसके अंदर अब बहुत सारी दरारें और खाइयां नजर आनी शुरू हो गई हैं। ये दरारें और खाइयों को हम दो रूप में देखेंगे। हम इसमें एक आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे जिसके द्वारा हम बताने की कोशिश करेंगे कि हमने भारत को दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुत मजबूत है, और दूसरा हिस्सा जहां भारतीय जनता पार्टी फ्रेजाइल है, यानी कि कमजोर है, और वहां पर उसके और ज्यादा कमजोर होने के चांस हैं। यही बात दरअसल रोज सालती है मोदी और शाह की जोड़ी को कि अगर ये जो छोटी सीटें बची हैं ये भी हाथ से निकल गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और जो बड़े गढ़ हैं इनके नॉर्थ इंडिया के और मध्य भारत के, उनमें थोड़ा थोड़ा भी शरण हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 150-200 सीटें लेना भी एक तरह से टेढ़ी खीर या माउंट एवरेस्ट बन जाएगा।
इन चीज़ों को थोड़ी-सी एक हम विस्तार से समझने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम पहले कुछ कमज़ोर स्टेट्स को लेते हैं, एक ग्रुप बनाया है और फिर एक मज़बूत स्टेट्स को लेते हैं और कुछ छोटे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को छोड़ देंगे और उसको लास्ट पेज पे ले जाएँगे उसके अंदर ज़्यादा करके जो है देखा जाए तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का ही प्रभुत्व रहता है। यहाँ पे हम आपको लिए चलते हैं अपनी एक पीपीटी की ओर कि बीजेपी अब 2024 में डेंजर ज़ोन के अंदर आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सही बात है कि वो डेंजर ज़ोन में आ गई है, लेकिन ये डेंजर ज़ोन कितना डेंजरस है? ये डेंजर ज़ोन में डेंजर कितना रियल है? या सिर्फ़ हम अपनी कल्पना की उड़ान भर रहे हैं कि वास्तव में डेंजर है? लेकिन जब पॉपुलैरिटी की बात आएगी, लोकसभा की बात आएगी, इलेक्शन की बात आएगी, फिर कोई पुलवामा हो जाएगा, बालाघाट हो जाएगा और लोग सारे फिर से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के नाम पे फिर से मोदी जी को वोट दे आएँगे। बिल्कुल संभव है। राजनीति में क्या संभव नहीं है और राजनीति में कई बार ऐसा होता है काठ की हांडी 2 बार नहीं चढ़ती है, 1 ही बार चढ़ती है। मोदी जी की 2 बार चढ़ चुकी है। क्या काठ की हांडी तीसरी बार भी चढ़ेगी? जबकि अर्थव्यवस्था गर्त में है, लोगों के वेजेस गर्त में है, आम आदमी की हालत पस्त है, स्कूल कॉलेज की फीस हमारे सर के ऊपर से जा चुकी है, इलाज कराने को पैसे नहीं है, सिर्फ 2-4 चंद लोगों की जेबें भरी हुई हैं और बाकी सब ठन-ठन गोपाल यानी कि बाबा जी का ठुल्लू लेके बैठे हैं। ये नया भारत है। खैर चलते हैं अपने विश्लेषण के अगले हिस्से में। अगला हिस्सा क्या कहता है? सीटें लगभग 542 कुल मिला के लोकसभा की। सारा खेल तो यहीं से निकलने वाला है। अब सारे खेल को समझना है एक कमजोर गुट में, एक मजबूत गुट के अंदर। चलिए देखते हैं कि ये कमजोर गुट और मजबूत गुट कौन से हैं और यहाँ पर कहाँ शरण हो सकता है, कहाँ पर सीटें कम हो सकती हैं और यहाँ पर फाइट कितनी डिफिकल्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहाँ पर बड़े लॉसेस की संभावना हो सकती है। हो सकती नहीं है, होने जा रही है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कैंप के अंदर भूकंप आया हुआ है कि कैसे इससे निपटेंगे। दोस्तों चलते हैं। चलिए इस चार्ट के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। ये ग्रुप ए है। ये ग्रुप ए जो है ये थोड़ा कमजोर ग्रुप है, मैं आपको पहले बता दूं यहां पर। बिल्कुल कमजोर ग्रुप है। हालांकि इसमें जो दूसरे ग्रुप है उसके अंदर भी 1-2 राज्य ऐसे होंगे, 3 राज्य जहां कमजोर हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर है। दूसरी बात, हम इसको वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करते हैं और हम पूरे भारत को नीचे क्या किनारे जो भारत का पूरा किनारा है, किनारे पे चलते-चलते हम एक कोने से दूसरे कोने में जाएँगे। हम एक काम करते हैं, हम भारत के पूर्वी तट से स्टार्ट करते-करते नीचे से और हम इस पे लेके आएँगे, क्या कहते हैं, पश्चिमी तट के ऊपर। यानी कि भारत नीचे से बिल्कुल ऐसे है, तो हम पूर्वी तट से चलते हैं और हम पश्चिमी तट की ओर आते हैं और देखते हैं कि क्या परिस्थिति बनती है किस स्टेट में। वेस्ट बंगाल में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिला था बोनांजा। वो मुलम्मा यानी कि 42 सीटों में से 18 सीटों का अब उतर चुका है। इस बार जो लेटेस्ट ट्रेंड निकल के आ रहे हैं, जो असेंबली से भी निकले थे कि भारतीय जनता पार्टी को 42 में से इस बार शायद 8 सीटों के भी लाले पड़ जाएंगे। 8 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी, बल्कि हो ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 सीट मैक्सिमम मिल सकती हैं और यहां पे 12 सीटों के आसपास कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस कमजोर गुट के अंदर नुकसान हो सकता है। यहां मैं पहले बता दूं, इस कमजोर गुट के अंदर करीब करीब 250 सीटें हैं, 251 सीटें, जो लोकसभा की ऑलमोस्ट अगर यूनियन टेरिटरी को छोड़ दे तो आधी सीटें पड़ जाती हैं ये। 250, 250, 500 और बाकी यूनियन टेरिटरी वगैरह और कुछ और छोटे छोटे से राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको मिला के वो बन जाती हैं। 250 में से अभी, जबकि पीक पीरियड था इनका भारतीय जनता पार्टी का 2019 में, सिर्फ 101 सीट थी। अब आप सोचिए इस 101 सीट में वेस्ट बंगाल में 42 में 18 थी, जो घट के 3, 4, 5 पे आएगी तो 10-12 सीटें तो यहीं पर कम हो जाएंगी और ये होने जा रहा है। उड़ीसा के अंदर भी अगर हम स्थिति को लगा के रखते हैं 8 सीटें 21 में से, कि क्या 8 सीटें जीत सकती है बीजेपी? चलिए हम मेंटेन करते हैं कि वो 8 सीटें जीत सकती है, हम इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश 25 में से शून्य, एक भी नहीं आएगी, आगे भी नहीं आने वाली है। तमिलनाडु 39 में 0 थे, वहां अब भी शून्य ही आएगी और नहीं आएगी। केरल में 20 में शून्य था, ये शून्य ही रहेगा। दरअसल ये बीजेपी के पेन पॉइंट्स हैं, दक्षिण के राज्य जितने की सारे हैं, कि यहां वो उनका पेनिट्रेशन नहीं होता है। सबसे बड़ी मुसीबत कर्नाटका में आ रही है साहब।
कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और यहां पर येडियुरप्पा को वापस लाने का मतलब यह है कि उनको बचाना, क्या कि 25 सीटें तो बचती नहीं है, 28 में से अगर 14-15 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी इस बार निकाल लेती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। यानी कि हम कम से कम नहीं तो 10 सीट का लॉस यहां देखते हैं और कम से कम नहीं तो 12 सीटों का लॉस वेस्ट बंगाल में देखते हैं, तो कम से कम 25 और 24-25 सीट का लॉस यहीं पे हो जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 48 में 23 सीटें थी। चलिए हम उसको भी नहीं छेड़ते हैं, हम उसको कहते हैं चलिए जाने दीजिए, 48 में 23 सीटें फिर ले जाएंगे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट के अंदर। और गुजरात में 26 में 26 वो भी दे दिए, हम वहां भी कुछ नहीं छेड़खानी करेंगे, 26 में 26 दे दिए। लेकिन सॉलिड कर्नाटक और वेस्ट बंगाल के अंदर 25 सीटें जा रही हैं जो 101 से घटकर 75 पे आ जाती हैं। यानी कि कमजोर सीटों में जहां पे कुल सीटें 250 थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा कमजोर होगी, 101 से खिसक कर यकीनन 75 पे आएगी और जो अदर पार्टीज हैं वो 150 से बढ़कर 175 पे आएंगे। अब आप सोचिए कि जो पार्टी कमजोर स्टेट में ऑलरेडी 175 पे है और उसको वो जो मजबूत गुट है उसके अंदर सिर्फ 100 सीटें और चाहिए, जो कि 265 करीब सीटें हैं, वो उनमें सिर्फ 100 सीटें और चाहिए। बल्कि ये कहा जाए कि कुल मिला के अगर ये 250 सीटों को हम निकाल देते हैं तो उसके बाद कम से कम 300 सीटें और बचती हैं, अप्रोक्सीमेटली 290 सीटें, उसमें से सिर्फ इनको 100 सीट और चाहिए। और ये रियल पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इस बार, क्योंकि कमजोर सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें निश्चित ही गंवाने की कगार पर इस समय खड़ी हुई है। और अगर हम ग्रुप बी में चलते हैं, जो मजबूत गुट है इनका, मजबूत गुट के अंदर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक सबसे पहले कमजोर कड़ी आती है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर 4 सीटें हैं, मैं 4 को नहीं छेड़ूंगा कि 17 में से 4 सीटें बीजेपी इस बार भी ले जाएगी, मुझे इससे कम होने के चांस नजर नहीं आते। लेकिन अच्छी खासी चोट लगने जा रही है बिहार की 40 सीटों पे, जहां अभी उनके पास 17 सीटें हैं और यहां 17 से घटकर उनके हो सकता है 7, 8, 10 सीट तक रह जाएं। 40 में से अगर 7, 8 सीट भी गवा देते हैं और 30 सीटें वहां पर राजद और जदयू की जो जोड़ी है वो ले जाती है, तो यहां से असली समस्या बिहार से स्टार्ट होती है। तो ऑलरेडी यहां से करीब करीब इनकी 7, 8 सीटें बिहार से निकल जाती हैं। झारखंड भी फॉलो करके अभी 14 में से 11 है, एक आधी सीट और बीजेपी यहां गवा सकती है। उत्तर प्रदेश में असली मुकाबला होगा, 80 में से 62 सीटें हैं। यहां पर उम्मीद है कि शायद भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इसको मेंटेन कर जाए, लेकिन एमपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी सीटें लूज करेगी। 29 में से अभी उनके पास 28 हैं। मुझे लगता है कि यहां पर 4 से 5 सीटें बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी। अगर 4-5 सीटें यहां लूज करती है, यूपी में 2 सीटें लूज करती है, 6 हो जाती हैं, बिहार में करीब 10 सीट लूज करती हैं तो करीब 16 हो जाती हैं और बाकी झारखंड को मिला तो 16-17 करीब हो जाती हैं ये सीटें। राजस्थान 25 में 25 इस बार नहीं आएंगी, नहीं आती, 20 तक आएंगी। तो 20 सीटों का लॉस तो सिर्फ यहाँ राजस्थान की लिस्ट तक अप्रोक्सीमेटली जो मिनिमम रिडक्शन है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर। पंजाब में 13 में से 2 सीटें थी, इस बार एक भी नहीं आएगी क्योंकि वो सारे गठबंधन अब टूट चुके हैं। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोई औचित्य नहीं है, 2 सीटें यहां भी लॉस हो जाएंगी। हरियाणा में 10 में 10 इस बार नहीं आएंगी, 10 में 10 नहीं, मैं कहता हूं 7 से 8 सीटें आ सकती हैं, 2 सीट का यहां भी लॉस होगा। हिमाचल के अंदर बड़ा चमत्कार होने जा रहा है दोस्तों। अभी पीछे जो मंडी सीट की लोकसभा चुनाव और विधानसभा के 2-3 हुए थे वो सब कांग्रेस ने जीती थी और इस बार उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की वापसी हिमाचल में होने जा रही है और हो सकता है कि चारों की चारों सीट इस बार हिमाचल के अंदर कांग्रेस को चली जाए। उत्तराखंड में 5 में से 5 वही स्थिति रहेगी, वहां तो बीजेपी जीत जाएगी। जम्मू कश्मीर में 6 में से 3 मैं इस स्थिति को भी मान के चलता हूं। असम में 14 में से 9 मैं मान के चलता हूं। दिल्ली में से 7 में 7 मैं मान के चलता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुल मिला के 25 से 30 सीटों का जो करीब 30 सीटों का लॉस मैं यहां पर अभी भी देखने में मैं मुझे स्पष्ट नजर आता है। अगर 264 के अंदर अभी इनके पास 187 सीटें हैं और अदर के पास 77 हैं और उनके पास 30 सीटें और जुड़ जाती हैं जो अदर्स हैं, तो आप यकीन मानिएगा एक बात कि उनकी जो विरोधी पक्ष है, उनकी जो सीटें हैं
वो 270 से ऊपर आराम से चली जाती हैं। यानी कि सिर्फ एक 25 सीट का लॉस कुल मिला के वो कमजोर गठ के अंदर, कमजोर ग्रुप के अंदर, और सिर्फ एक 25 सीट का लॉस इस मजबूत ग्रुप के अंदर जहां पे पूरी पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। दोस्तों, ये स्थितियां 50 सीट नीचे आने का मतलब आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 187 से खिसक कर यहां पर करीब करीब 160 पे आती है और वहां 75 पे थी। यानी कि एनडीए और बीजेपी, टोटल बीजेपी मतलब टोटल एनडीए, ये मिलकर 220 230 पे ये सिमट जाती है सीट पूरी की पूरी। 220 230 पे ये रियल टाइम स्थितियां हैं, मैं आपको बताऊं। ये कोई ऐसी परी कथा नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूं यहां पर, ये वास्तव में है। और 220 230 सीटें यहां मिलती हैं। लेकिन अगर मैं सपोज करो आगे चलता हूं और यहाँ पे ये 515 सीटें होती हैं, करीब 27 सीटें बचती हैं नॉर्थ ईस्ट की यूनियन टेरिटरी की, और मैं कहता हूं कि 27 में से लगभग लगभग उनके पास फिर से 20 सीटें चली जाती हैं और 7 सीटें छिटक कर विरोध पक्ष के पास जाती हैं, जैसे कि पौंडीचेरी वगैरह हैं, या फिर कुछ और यूनियन टेरिटरीज हैं, या फिर ये कहा जाए कि जिसमें लक्षद्वीप भी आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स आती हैं जहां पर सिक्किम की पार्टी है, नागालैंड की पार्टी है, मणिपुर की पार्टी है। ये सारी पार्टियां दरअसल उसी के साथ जाती हैं जो केंद्र सरकार होती है, जो केंद्र में काबिज होता है, सब उनके साथ चली जाती है। अगर भाजपा है तो भाजपा के साथ चली जाएंगी, अगर कोई और है तो उनके साथ चली जाएंगी। लेकिन ये अपना नाप तोल करते हैं कि किसके साथ हम जा सकते हैं। इन स्थितियों में जब उनके पास 270 75 सीटें आएंगी, एक रियल टाइम पॉसिबिलिटी है। लेकिन दो तीन चीजें इसके अंदर जो मुझे डाउटफुल लगती हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। वो है आपकी जो परिस्थिति निकलती है उड़ीसा और आंध्रा से। यहां पर उड़ीसा में 8 सीटें और आंध्रा में 0 सीट है। तो यहां पर कुल मिला के 46 सीटें हैं और 46 सीटों में सिर्फ 8 सीटें अभी तक बीजेपी के पास है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जगन रेड्डी और नवीन पटनायक उड़ीसा के, इनको अक्सर बीजेपी के साथ जाते हुए हमने देखा है। लेकिन जब उनके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी केंद्र में कोई और है, तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हाँ, वो शायद पासा पलट जाए। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रेस है इस बार, ये नेक टू नेक रेस होगी। वैसे भी अगर आप आज तक का सर्वे देखें, अभी जो खास तौर से जो रिसेंटली अभी आपके सामने आया है, तो उसमें आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 1 अगस्त के सर्वे और 10 अगस्त के सर्वे में खिसक कर 286 पे आती है। 286 का मतलब है कि 286, और जो विनिंग पॉइंट है 273 है। यानी कि कुल मिला के 13 सीटें ज्यादा हैं, सिर्फ 13 सीटें। लेकिन अभी अगर आप सर्वे करवाएंगे तो ये हो सकता सीटें उससे भी थोड़ी नीचे खिसक जाए, और जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे सीटें खिसकती जाएंगी। यानी कि झोला उठाने की बारी तो आ रही है, पर इस बार ये क्लिफ हैंगर की सिचुएशन है, नेक टू नेक सिचुएशन है। और आने वाले दिनों में अगर विपक्ष ने अपनी गोलबंदी को और ज्यादा मजबूत किया, तो एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर, चूंकि सब दल जो उनके साथ हुआ करते थे वो छोड़ छोड़ कर जा चुके हैं, शिवसेना हो, अकाली दल हो, या इसके अलावा जो बाकी बड़े कुछ गुट हुआ करते, जदयू भी उसके अंदर अब आ गया है, जनता दल यूनाइटेड भी चला गया है। तो सारी की सारी बिग पार्टियां उनके पास से चली गई हैं। इन हालातों के अंदर अब ये सोचना कि कुछ बेहतरी हो जाए मुश्किल लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को जो साथ वाले होते हैं उनको निगल जाती है एक अजगर की तरह। पर इस बार जो क्लिफ हैंगर की सिचुएशन है, नेक टू नेक रेस की सिचुएशन है, वो इतनी आसान नहीं होगी, वो इतना फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और कभी अगर मोदी जी वापस सत्ता में आ भी गए, तो बहुत कमजोर, क्या कहते हैं, मेजोरिटी से आएंगे, जहां हर टाइम उनको खतरा लगा रहेगा कि 10 आदमी इसके और 5 आदमी उसके थ्रेटन करते रहेंगे कि हम छोड़ देंगे तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। ये संभव है, यही होने जा रहा है। तो इस बार चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी हार रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी जी हार के बहुत नजदीक हैं। इस बार सिचुएशन बननी शुरू हो गई है, हवा बननी शुरू हो गई है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। आप बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा आपको, फीडबैक दीजिएगा। 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप तक लेकर आते हैं सीधा, सच्चा और बिल्कुल ऑथेंटिक विश्लेषण।
शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।